ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी हरि विष्णु तथा बृहस्पति देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। और वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और साथ ही आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप, लघु पंचांग के रूप में भी नित्य प्रस्तुत हुआ करता है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह गूगल से लिए गए हैं। डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं, सॉरी, सिर्फ पंचांग से लिए गए हैं। छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति हम आप तक यूट्यूब के सौजन्य से, उनके माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलते हैं दैनिक पंचांग के 5 भाग में से पहले भाग में। दिनांक 8 मई 2025, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:08 पर, सूर्यास्त 6:24 पर। सनराइज एट 5:08 AM एंड सनसेट एट 6:24 PM। दिशाशूल दक्षिण, साउथ। फिर भी यदि उस दिशा में यात्रा करने पड़े तो दही का सेवन कर यात्रा को शुभ बनाए। पंचांग के 5 अंक: वार गुरुवार, तिथि दिन के 12:29 तक एकादशी, तत्पश्चात द्वादशी। नक्षत्र रात्रि 9:06 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता। और योग देर रात्रि 1:57 तक हर्षण, तत्पश्चात वज्र। करण दिन के 12:29 तक विष्टि यानी भद्रा, और तत्पश्चात 1:41 तक बौ। देर रात्रि 1:41 तक बौ और उसके बाद पालो। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को याद कर भोलेनाथ का वास को देखते हैं और उनके फल को देखते हैं, वास का प्रभाव। तो जब तक एकादशी है, भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर हैं और एकादशी की समाप्ति पर वे कैलाश पर्वत पर हैं। जब तक एकादशी है तब तक शुभ नहीं है, और जब कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं द्वादशी तिथि में, तब वे सुखप्रद हो जाते हैं। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में देखते हैं अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:13 तक। अमृत काल अपराह्न 1:03 से 2:51 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:59 से 2:52 तक। गोधूली बेला संध्या 6:23 से 6:44 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:26 से 3:05 तक। गुलिक काल प्रातः 8:27 से 10:07 तक। यमगंड प्रातः 5:08 यानी सूर्योदय से प्रातः ही 6:48 तक। भद्रा सूर्योदय से यानी प्रातः 5:08 से दिन के 12:29 तक। आज भद्रावास पाताल में है, जो अशुभ है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति और गोचर को देखें तो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का लिया गया है। राहु देव तथा केतु देव को छोड़कर सभी ग्रह मार्गी हैं।
और चंद्रदेव कन्या राशि में आ चुके हैं। बुधदेव मेष राशि में सूर्य के साथ हैं। और अभी अस्त नहीं है। बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, और शुक्र देव वृषभ की राशि में, मीन राशि में है। इस प्रकार कहें कि सूर्य देव मेष राशि में, चंद्रदेव कन्या में, मंगल देव कर्क में, बुध देव मेष में, बृहस्पति देव वृषभ में, शुक्र देव मीन राशि में, शनि देव मीन में, राहु देव मीन में, और केतु देव कन्या में। इस प्रकार यदि हम देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, और सम राशि में 3 ग्रह हैं। अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं, और सूर्य और शनि को छोड़कर बाकी ग्रहों के राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में है, जो सूर्य का नक्षत्र होता है। चंद्रमा, राहु और बुध, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है। मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और अपने नक्षत्र में शनि देव 1 ग्रह है। शनि देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह है, उसके बाद सूर्य देव के नक्षत्र में है, क्योंकि चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है, और केतु देव पहले से सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, सूर्य देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, और चंद्रमा, राहु, बुध को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। और मई माह में जो ग्रहों के गोचर होने वाले हैं, बृहस्पति देव 14/5/2025 को रात्रि 11:20 से वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, और इसका चूंकि 1 साल तक यहां रहेंगे, इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा। इस पर हम प्रयास कर रहे हैं कि एक वीडियो अलग से डाला जाए, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी भी हो। साथ ही साथ यदि कोई अशुभता की स्थिति बन रही हो तो पहले से सावधान हो जाए और उसका उपाय कर लें, ताकि आपके जीवन में अशुभता नहीं हो। सूर्यदेव 1 माह के लिए 15/5 को मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे, अपने शत्रु की राशि में, क्योंकि शुक्र की राशि शुक्र होती है। और बुध देव 23 मई को सूर्य देव का पीछा करते हुए पहुंचेंगे वृषभ राशि में, और शुक्र देव 31 मई को मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। राहुदेव आंशिक रूप से 18/5 को राहु और केतु देव अपनी राशि से निकलकर क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में जाएंगे, और 29/5 को अंततः हो जाएंगे, और 18 महीना यहाँ पे पर रहेंगे। इसलिए राहु देव का जो गोचर है और बृहस्पति देव का गोचर, यह ज्यादा प्रभावी होगा, और जगह जगह उन्माद आदि होंगे। इस पर एक अलग वीडियो हम प्रयास कर रहे हैं लाने का। तो ये रहे हमारे ग्रहों के आकाशीय स्थिति, गोचर की स्थिति मई 2025 का। और यह भी प्रस्तुति हमने ये जो संकलित किया है डेटा, वह दृक पंचांग से लिया गया है। तो अब चलते हम अपने दूसरे भाग में,
दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में ताराबल यानी चंद्रमा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार कैसा दिन होने की संभावना है। तो चलते हैं दूसरे भाग में। स्वागत है आपका दूसरे भाग, दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में और जन्म पत्रिका के चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि शुभता कैसी है। यहाँ हमने एक शब्द प्रयोग में लाया, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी। इसे सामान्य भाषा में यह अद्भुत पद्धति है और सटीक पद्धति है। यह इसे ज्योतिषीय भाषा में नवतारा चक्र कहते हैं और नवतारा चक्र पर अद्भुत पद्धति चुकी है, इसलिए इस पर एक अलग वीडियो हमने डाला है और आपके ही सुझाव पर उस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो भी, चूंकि हमने चंद्रमा का जो नवतारा चक्र जो प्रस्तुत किया था उसमें नामी हस्तियों का भी कुंडली डाला था और उस पर आकलन किया था। यहां तक कि राम, सीता और हनुमान की भी कुंडली हमने वहां डाली है। आशा करते हैं कि वो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी होगा। क्योंकि कुंडली ज्यादा थी इसलिए लोगों का ये था कि लोगों की मांग थी कि इस पर जो है प्रैक्टिकल वीडियो डाला जाए, तो प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है। संक्षेप में हम बताते चले कि ग्रहों के मन जो होते हैं, नक्षत्र होते हैं, यानी ग्रह अपने फल कुछ नहीं देते, नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। और कुल 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रह 9 ही होते हैं। तो कौन से ग्रह किस नक्षत्र के फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को, जो उनकी क्रम संख्या है, 9 नक्षत्र को एक श्रेणी में रखकर 3 सब श्रेणी बने और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखकर रखा गया। और प्रत्येक श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, यानी पहला से अगर देखें तो पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व महादशा के अनुसार पहला ग्रह केतु को दिया गया। और उसके बाद इसी क्रम में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां समूह बने और उनका स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दिया गया। महादशा का जो फल होता है, महादशा का जो ग्रह होता है, यह महादशा का ग्रह, यह इसकी सूची जो होती है इस प्रकार है। केतु पहला ग्रह, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और 9वां बुध। तो इस प्रकार से जो नक्षत्रों का क्रम रहा और ग्रहों का क्रम को आपस में मिलाकर ग्रहों को का स्वामित्व नक्षत्रों को दिया गया, नक्षत्रों को का स्वामित्व ग्रहों को दिया गया। और गणना जो हम करते हैं यह महत्वपूर्ण है। गणना गणना जो करते हैं हम, जिस चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जातक का, यानी नक्षत्र समूह उसको कह लीजिए, वहां से गिनती आरंभ करते हैं। पहला ग्रह मिश्रित फल देता है और उसके बाद तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र ग्रह जो होते हैं वे पीड़ादायक होते हैं, अशुभ फलदायी होते हैं।
इसलिए तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र के प्रति सावधान रहना चाहिए। नव तारा चक्र में भी यही देखना चाहे कि महादशा के अनुसार तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र का दशा जब भी आएगी, यह अंतरदशा हमारे लिए पीड़ादायक हो सकती है। और यदि हम सावधान रहें, उपाय करते रहें, तो पीड़ा का जो इंटेंसिटी है वह कुछ कम हो सकता है। साथ ही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो ग्रह होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। यह हम दैनिक जीवन में भी तारा बल और नौ तारा चक्र में अंतर यही है कि नौ तारा चक्र चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और तारा बल चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। नौ तारा चक्र दैनिक जीवन में जातक के लिए पूरे जीवन काल का हम निकाल सकते हैं कि उस कौन सी महादशा का फल कैसा होगा, कौन सा बिजनेस पार्टनर इनके लिए सही होगा, कौन सा व्यक्ति चाहे इनके करीब ही क्यों ना हो इनके लिए शुभ होगा, कहां सावधानी बरतनी चाहिए किसके साथ, आदि आदि। तो ये हमारे नौ तारा चक्र और ताराबल। नौ तारा चक्र की प्रस्तुति है अद्भुत है और उसे जरूर देखें, साथ में साझा करें ताकि हर व्यक्ति जो आपके मित्रजन है, परिजन है, शुभेच्छुगण है, सभी के जीवन में वह उपयोगी सिद्ध हो और वे उसका उपयोग करें, ज्ञानवर्धन भी हो। और अगर एक बार समझ गए फिर आपकी उपयोगिता उसके लिए श्रेष्ठतम होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आज के पंचांग में चलते हैं। आज रात्रि के 9:06 तक चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और इसलिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में के कॉलम में जो जातक विभिन्न नक्षत्रों में जन्म लिए हैं उसे देखकर फल जान सकते हैं कि कैसा समय होगा। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अति मित्र, अति शुभ होने की संभावना है। कब तक? रात्रि के 9:06 तक। और इसी तरह हर रो से और कॉलम से हम तालमेल कर हम देख सकते हैं कि हमारा जो दिन है वह कैसा बीतने की संभावना है, चंद्रमा के गोचर का असर क्या होने वाला है। रात्रि के 9:06 के पश्चात जब चंद्रमा रोहिणी हस्ता रोहिणी नहीं हस्ता में जाएंगे तब क्या स्थिति होगी? तो ये अभी हमने कहा था रोहिणी, हस्ता, श्रवण नक्षत्र के लिए पहला नक्षत्र कौन सा होता है? जन्म नक्षत्र हो जाता है। तो चंद्रमा जन्म का फल देंगे यानी मिश्रित फल देंगे। तो ये रहे हमारे अद्भुत पद्धति ताराबल नौ तारा चक्र पर छोटी प्रस्तुति। आप हमारे नौ तारा चक्र पर विशेष जो प्रस्तुति है उसको जरूर देखें और तब इस चार्ट को समझने की कोशिश करें, आपके लिए अति उपयोगी होगा। यहां पर बॉटम में हमने हर जो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र है उसको पीला रंग में रखा है और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां जो ग्रह है वह हरे रंग में हमने रखा है। तो तब चलते हैं आपको हम लेकर तीसरे भाग में दैनिक पंचांग के। चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार फल कैसा होगा। तो आज चंद्रमा कन्या राशि में है और आपका चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार आप फल देख सकते हैं। जिस जातक का चंद्रमा मेष राशि में, कर्क में, कन्या में, वृश्चिक में, धनु में और मीन राशि में हो उनके लिए दिन शुभ होने की संभावना है। इसे चंद्र बलम कहते हैं। क्योंकि आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है इसलिए दोनों जो कॉलम है वो समान है।
पहला कॉलम जो था है वह राशि परिवर्तन के पूर्व, और दूसरा राशि परिवर्तन के पश्चात। क्योंकि आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए दोनों कॉलम समान है। पुनः कहते हैं, मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं। और शेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहें और अपने धर्म के प्रति आस्था रखें, अपने इष्ट देव का ध्यान धरें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपको ले चलते हैं चौघड़िया बोर्ड पर, जो अगली प्रस्तुति है, चौथी प्रस्तुति। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के चौथे प्रस्तुति में, चौघड़िया ज्योतिष पर। इसकी यह जो अवधि दिखाता है, शुभ और अशुभ काल दिखाता है कि कौन सा शुभ और अशुभ समय है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और चाहे पूजा पाठ हो या कार्य का पहला बार आरंभ किया जा रहा है, उसमें भी इसकी उपयोगिता होती है। कोई व्यक्ति यदि सभी मुहूर्त को नहीं देखना चाहे तो कम से कम इस चौघड़िया मुहूर्त को जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, चूंकि यह सूक्ष्म है और हर कार्य से संबंध रखता है, इसलिए अलग अलग चौघड़िया हर एक काल के लिए। तो इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग वीडियो डाला है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, आई एंड यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। जरूर देखें उसे, यह आपके लिए लाभकारी होगा। और एक बार समझ गए, फिर आपको चौघड़िया की उपयोगिता उपयोग कर लाभान्वित लाभान्वित तो होंगे ही, अशुभता की स्थिति आपके कार्यों में नगण्य होगी, नहीं होगी। संक्षेप में बता दें कि चुल के 8 चौघड़िया होते हैं दिन के, 8 चौघड़िया होते हैं रात के, और सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया उसकी पहला की ही पुनरावृत्ति हुई। जो आदि में चौघड़िया है वही अंत में चौघड़िया है। चूंकि चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से है और साप्ताहिक दिन के हर साप्ताहिक दिन के एक शासक ग्रह है, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हो गया, विशेष ग्रह से। और हर ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है, इसलिए हर चौघड़िया एक विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। यह सारा विवरण हमने अपनी प्रस्तुति में चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया में दिया है। चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वह चौघड़िया जिसे हम उपयोग करना चाहते हैं वह कहीं राहु काल, काल बेला, वार बेला, जो दिन का शुभता होता है, और काल रात्रि रात का, इस अशुभता से तो वो अधिव्याप्त नहीं है। यदि है तो उस विशेष चौघड़िया को त्याग कर देते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। आज का चौघड़िया देखिए, आज दिन बृहस्पतिवार है। शुभ चौघड़िया से बृहस्पतिवार का चौघड़िया शुभ होता है, यानी उसका नामकरण शुभ है। इनका बृहस्पति से संबंध है। बृहस्पति देव नाम भी है, जीव कारक ग्रह है, विवाह आदि के लिए बहुत शुभ हुआ करते हैं, और अन्य शुभ कार्यों के लिए भी शुभ है। तो दिन शुभ चौघड़िया से शुरू हो रहा है क्योंकि बृहस्पतिवार है, और संध्या भी जो दिन की समाप्ति है वह भी शुभ चौघड़िया से है। आज का चौघड़िया राहु काल, अमृत राहु काल को, अमृत चौघड़िया को राहु काल ने दर्शाया है, और काल चौघड़िया को काल बेला,
और शुभ चौघड़िया को वारवेला, ये ग्रसित है। इसलिए यह 1:26 से 3:05 जो अमृत चौघड़िया था वह राहु काल से है। 3:05 से 4:45 तक काल चौघड़िया था, वो है, वह काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया 4:45 से 6:24 तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। इन अशुभ स्थितियों में राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। और यही वजह है कि राहु काल का हमने साप्ताहिक कैलेंडर डाला है कि कब कब होगा और राहु काल में कौन कौन कार्य करने चाहिए, कब राहु काल आप पर प्रभावी नहीं होता है। यानी कोई कार्य राहु काल के पहले आरंभ कर दिया, तब राहु काल में उसे चालू रखने में कोई आपत्ति नहीं है, उसकी अशुभता नहीं लगती। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगिता ही नहीं अति उपयोगी होगा और जीवन में अशुभता को अशुभता एकदम समाप्त करेगा, नगण्य होगा, बल्कि नहीं के बराबर हो, ऐसी मेरी कामना है। अब ले चलते हैं ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा है। हम अपने विभिन्न प्रस्तुतियों में पहले कहते आए हैं कि अंक ज्योतिष में जो जन्म तिथि है उसका 2 जन्म तिथि का योग और जन्म तिथि वर्ष और माह का योग पर ही निर्भर करता है सारी गणनाएं, सारा फल। क्योंकि हम जन्म जब लेते हैं तो हमारे पास केवल हाथ में मेरे पास जन्म तिथि ही होता है, यही अंक होता है। और अंक ज्योतिष में जो भी अंक हमारे पास हो एकल अंक में प्रयोग किया जाता है, शून्य को नहीं उपयोग किया जाता क्योंकि शून्य अनंत को दर्शाता है। साथ ही हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जो हमारे जन्म तिथि मिले उसके जो मूलांक और भाग्यांक, मूलांक हम जन्म तिथि को जोड़कर और जन्म तिथि बाह वर्ष को जोड़कर भाग्यांक निकालते हैं। किसी अन्य भाषा में इसे ड्राइवर और कंडक्टर भी कहते हैं। अंग्रेजी में प्राइम नंबर एंड लाइफ नंबर कहते हैं। तो और हर जो अंक हैं 1 से 9 तक, उनके शासक ग्रह अलग अलग हैं, अलग अलग तत्व को ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग दिशाओं को का ये शासन करते हैं। और अतएव जो अंक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमारे शरीर में उस अंक की के तत्व की कमी रहेगी, हमारे शरीर में हमारे घर के दिशा में उस वहां पर वास्तु दोष हो सकता है, इसकी संभावना है। अब हम अपने जब जन्म लेते हैं तो इस जन्म तिथि माह वर्ष के साथ आते हैं, यानी मूलांक और भाग्यांक के साथ। मूलांक और भाग्यांक का संबंध भी देखा जाता है कि जातक का कैसा है, और उसके अनुसार यदि मित्रता है या अति मित्रता है, शत्रुता है, तटस्थता है, उसके अनुसार फल देखे जाते हैं। उसके बाद हो सकता है ऐसा कि जो है जन्म तिथि और वे मूलांक और भाग्यांक आपस में अच्छे तालमेल रखते हैं, लेकिन बाद में हम नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी संख्या आदि आदि, मकान संख्या आदि अंकों को हम अपने कर्मों से लाते हैं और वह शुभता अशुभता को बढ़ाता घटाता है। अंक ज्योतिष इसी का आकलन करता है और आपको सुझाव देता है। तो आज का यदि हम कहें, मूलांक 8 होता है, भाग्यांक 4 होता है, और 8 मूलांक और आज का भाग्यांक 4 है, और 8 और 4 का संबंध देखें तो अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसे अंक को ढूंढा जाता है जहां हमें इसको बैलेंस करें।
और 1 और 5 9 के बीच में 5 अंक ऐसा है जो मध्यम का अंक होता है, मध्यस्थता का अंक होता है, बैलेंस नंबर होता है। इसलिए कहा गया है कि नाम का अक्षर 5 रखने से या मोबाइल का जो 5 रखने से यह मध्यस्थता हो जाती है। तो आज का जो 4 अंक है भाग्यांक, और बाकी जो मूलांक है विभिन्न जन्म तिथियों को जन्मे जातक का मूलांक के अनुसार कैसा संबंध है, कैसा आज फल दे रहा है, और वह इससे आप यह भी सीख सकते हैं कि 1 और 4 का, जैसे हम बताएंगे 1 और 4 का संबंध आज कैसा है, तो वैसा आपके जीवन में भी होगा। तो आज जो जिस जातक का जन्म 1 10 19 28 तक को हुआ है, 1 मूलांक है उनका, सूर्य देव उनके स्वामी हैं। 4 जो अंक होता है इसके स्वामी राहु होते हैं। राहु छलिया होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं, डिप्लोमेटिक लायर होते हैं, कल्पना में ज्यादा रहते, किसी चीज को बढ़ाते हैं। तो 1 10 19 28 तारीख जिनका जन्म है, राहुदेव छाया ग्रह है। सूर्य जब तक है तभी तक राहु है, इसलिए सूर्य के साथ उनका संबंध तटस्थता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का है। लेकिन 1 4 का जहां संबंध होता है, एक वाले जब जातक थोड़ा जिद्दी होते हैं, और राहु किसी चीज को बढ़ाता है, इसलिए 1 4 के कॉम्बिनेशन वाले जब भी होता है, यदि वो जिद न करें, सभी की सुने, तो उनका जो सक्सेस रेट है वह बढ़ सकता है, 80 से 90 से ज्यादा हो सकता है। 2 11 20 29 तारीख को जन्मे जातक, 2 मूलांक होता है, चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं। 2 और 4 का संबंध शत्रुता का है, क्योंकि 2 अंक जो चंद्रमा का है इसे अंकों के परिवार में रानी माना जाता है, और रानी का संबंध झूठे धोखा करने वाले व्यक्ति से हो ही नहीं सकता, इससे शत्रुता का है। तो 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 30% सफलता का दर होने की संभावना है। थोड़ा असंतोष हो सकता है आज। 3 12 21 30 तारीख को जन्मे जाता है किसी भी माह के। 3 मूलांक होता है, जो बृहस्पति देव के स्वामी होते हैं। 3 और 4 का संबंध भी वही बात है, बृहस्पति देव सच्चे, धार्मिक, सात्विक, राहुदेव लीक से हटकर काम करने वाले, धर्म में आस्था नहीं रखने वाले, और ज्ञान से ज्यादा मतलब नहीं, इसलिए 3 और 4 का संबंध शत्रुता का होता है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 70% सफलता का दर है। फिर भी यदि जातक यदि शेयर मार्केट, मार्केटिंग आदि से संबंध रखते हैं अपना, तो यह पर सफलता का दर बढ़ सकता है। 4 और 4 मूलांक वाले, यानी 4 मूलांक 4 भाग्यांक, राहुदेव दोनों के स्वामी बन गए। दोनों छलिया, संबंध अति शत्रुता का, सावधानी जरूरी। 1 स्टार मिल रहे हैं, उनके जीवन में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है आज, उनके आज के दैनिक जीवन में। 10% सफलता का दर है। इन्हें किसी गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, जो इनको मोटिवेट कर सके। 5 मूलांक वाले, 5 14 23 तारीख इनका जन्म होता है। ग्रहों के परिवार में इसे कुमार बोला जाता है, प्रिंस बोला जाता है, राजकुमार। 5 मध्यम अंक है। दिन सामान्य होने की संभावना है। 5 और 4 का संबंध तटस्थता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि सेल्स मार्केटिंग से संबंध रखते हैं,
तो इनका जो सक्सेस रेट है, सफलता का जो दर है, वो बढ़ सकता है। 6 मूलांक वाले, इनका जन्म किसी भी माह का 6, 15, 24 को हुआ है, शुक्रदेव जी इनके स्वामी हैं, जो ऐश्वर्य, भोग विलास आदि से संबंध रखते हैं। राहु इनको बढ़ाता है। दिन उत्तम होने की संभावना है। 6 और 4 का संबंध मित्रता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और सेल्स मार्केटिंग के लिए भी यह उपयुक्त है। 7-16-25 को जन्मे जातक, केतु देव इनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 7 और 4 आपस में मित्र हैं, 4 स्टार मिल रहे हैं सबसे ज्यादा। 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। और इन चूंकि राहु स्थिर है तो केतु धर है, दोनों एक राहु और केतु मिलकर एक कंप्लीट बॉडी को फॉर्म करते हैं, इसलिए सफलता का दर इनके लिए अच्छा होता है। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 तारीख को इनका जन्म होता है किसी भी तिथि को। 8 और 4 का संबंध अति शत्रुता का, और 1 स्टार मिल रहे हैं। 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि यह कानून, आर्मी या पुलिस से संबंध रखते हो, उसकी सेवा से, तो इनके दिन शुभ हो सकते हैं, सफलता का दर बढ़ सकता है। 9 मूलांक वाले, 9, 18, 27 तारीख को इनका जन्म होता है किसी माह का। मंगल देव इनके स्वामी होते हैं। सावधानी जरूरी है, क्योंकि 9, 4 का संबंध 9 क्रोध, गुस्सा, एग्रेशन और राहु बढ़ाता है। स्वाभाविक है सफलता का दर 20% कम, सब कम होगा। स्ट्रगल हो सकते हैं, एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, सावधान होकर गाड़ी चलाएं। सर्जरी हो सकती है, हेल्थ इशू कोई आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। तो ये रहे हमारे अंक ज्योतिष पर आज की छोटी प्रस्तुति। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। हम ले चलते हैं आपको अंतिम खंड पर। आप हमारे साथ बने रहे पांचों भाग में, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगा। साथ में आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छुगण को भी बृहस्पति की कृपा मिलेगी। आप साझा करें उनसे, और उनके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम इसी उद्देश्य से यह प्रस्तुति लाया करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी के जीवन में शुभ हो। जो भी देखें इसे उपयोग में लाएं, ताकि उनके जीवन में अशुभता नगण्य हो, नहीं हो, और शुभता ज्यादा हो इस कलयुग में। तो चलते हैं, आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। यदि आप पहले बार हमारे इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए, और प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुगणों के बीच। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लक्ष्य सरस्वती बांटने से बढ़ती है, लक्ष्मी बांटने से घटती है। इसे जितना आप साझा करेंगे, उतना ही आप पुण्य के भागी बने। और अंत में फीडबैक आपका महत्वपूर्ण है। फीडबैक से हमें त्रुटि का निराकरण कर प्रस्तुति को और उपयोगी बनाने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और हम आगे उस पर अमल करने का प्रयास करते हैं। और अंत में मनोबल बढ़ाने हेतु लाइक पोस्ट को जरूर करें, यूट्यूब के पोस्ट को जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ईश्वर आपको, हरि विष्णु आपको सफल बनाए, आपका दिन शुभ हो। जय बृहस्पति देव, जय हरि हरि विष्णु, हरे कृष्ण।